हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ फियर ऑफ डेथ के बारे में। अगर आपको भी अपना या किसी और के मरने का डर है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इस वीडियो को हम पूरा देखेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर में डॉक्टर कशिका जैन डालिए और आपको मेरा ऐप मिल जाएगा। इसमें आपको रिलैक्स रखने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, मेडिटेशन, अफर्मेशंस आपको मिलेंगी। अगर आप मेरी बुक पढ़ना चाहते हैं डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेक अप, ये एक मास्टरपीस है, इसको ज़रूर पढ़िए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फियर ऑफ डेथ। सबको पता है कि मरना है, लेकिन मरना कोई भी नहीं चाहता। ये ऐसी वास्तविकता है जिसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। अगर किसी को डर लग रहा है मरने का तो उसे ये नहीं कहा जा सकता कि डरो मत, तुम्हारी मौत कभी नहीं होगी, क्योंकि ये एक रियलिटी है। आज नहीं तो कल, कभी ना कभी हम सब जो इस जीवन में हैं इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे। लेकिन समय से पहले अगर ये डर किसी के अंदर बैठ जाए और वो उसको सताने लगे तो उसके लिए हर पल एक मौत के समान हो जाता है। और कुछ लोगों का तो ऐसा, मेरे क्लाइंट का कहना है कि इससे तो मौत आ जाए वो ज़्यादा अच्छा है, मरने का डर तो उससे भी ज़्यादा बुरा है। तो आज इस वीडियो में मैं पूरा आपको केस का एग्जाम्पल देकर बताऊँगी कि किस तरीके से मरने का डर आपके अंदर बैठ जाता है और आप इस डर से कैसे मुक्ति पा सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है और अगर किसी को भी ये डर है तो आपको इस वीडियो को उनके साथ शेयर ज़रूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फियर ऑफ डेथ में क्या होता है, या तो किसी पर्सन को कोई रेफरेंस मिलता है या फिर उसका कोई भी ऐसा पास्ट एक्सपीरियंस होता है जिसमें उसको नियर टू डेथ एक्सपीरियंस हुआ होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी पर्सन को पहले हार्ट अटैक आया हुआ है या उसका कोई एक्सीडेंट ऐसा हुआ है जिसमें वो मरते मरते बचा है, तो ये उसका अपना एक पास्ट एक्सपीरियंस हो गया जिसमें उसने एक नियर डेथ एक्सपीरियंस, कहते हैं ना, मौत को इतने करीब से देखा जैसे मौत छूकर निकल गई हो। इस तरीके का कोई एक्सपीरियंस हो तो कई बार लोगों को इसके बाद भी मरने का डर बैठ जाता है, या उनका अपना कोई भी आज तक पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है, वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, अभी तक जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन कहीं से रेफरेंस कैच कर लिया है, यानी कि किसी रिलेटिव की मौत का या फिर किसी सेलिब्रिटी की मौत का, या फिर जो कोविड में इतनी सब डेथ हुई हैं न्यूज़ से, कहीं और से भी कोई रेफरेंस कैच कर लिया। तो वो जो भी रेफरेंस आता है या फिर कोई भी अगर अपना कोई पास्ट एक्सपीरियंस हुआ होता है तो माइंड क्या है, उस सारे एक्सपीरियंस को या उस रेफरेंस को बहुत ही ज़्यादा इमोशनल वे में प्रोसेस करता है। यानी कि अंदर अंदर जो हमारे इमोशंस होते हैं वो बहुत ओवरवेलमिंग होते हैं और उसका इमोशनल रिस्पॉन्स आता है। जब भी हमारे अंदर कोई भी डर या चिंता के विचार चल रहे होते हैं तो हमारे अंदर एंग्जाइटी, हमें फियर होना, रेस्टलेस फील करना बहुत ज़्यादा कॉमन है। अब इस इमोशनल रिस्पॉन्स से कई बार लोगों को बहुत ज़्यादा फिजिकल सिम्टम्स भी आते हैं, जैसे सर में दर्द, भारीपन बना रहना, चेस्ट में पेन होना, घबराहट सी होना, सांस खिंच आना, किसी को पेट में तकलीफ़ होना, किसी को कमर में कोई तकलीफ़ होना, अलग अलग तरीके के लोगों को रिस्पॉन्सेस आते हैं। अब इंसान ओवर थिंक करता रहता है, उसके दिमाग में ये विचार की चेन बनती रहती है, उसके दिमाग में पूरी चेन बन जाती है कि अगर मुझे हार्ट अटैक आ गया, मेरी मौत हो गई, तो मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरी मौत हो गई, तो मैं सोता रह गया, मेरी मौत हो गई, तो मेरे घर वालों का क्या होगा, अभी तो मैंने ज़िंदगी में कुछ देखा भी नहीं, अभी तो मेरे सारे सपने अधूरे हैं, मेरे बाद अगर शादीशुदा है तो बच्चों का, पत्नी का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, और अगर नहीं है तो अलग अलग चिंताएँ। मतलब ओवर थिंकिंग का लूप बना रहता है हर समय, जैसे सबकॉन्शियस माइंड में वो थॉट चलता ही रहता है, एक के बाद उसी से जुड़ते हुए विचार और रेफरेंसेस याद आते रहते हैं। यानी कि माइंड एकदम से ऐसा लगता है कि ये इतना चल रहा है कि अब सर फट जाएगा, बिल्कुल रुक ही नहीं रहा है। और कई बार पर्सन क्या होता है, एस्केप लेने लगता है, जैसे वो उन सब लोगों के आना जाना अवॉइड करने लग जाते हैं जहाँ पर कोई बीमारी या किसी की डेथ का कुछ ऐसा इवेंट हो गया है। वो इस तरीके के न्यूज़ भी नहीं सुनते हैं, अवॉइड करते हैं, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ देते हैं और किसी को भी, सब फैमिली मेम्बर को भी बोल देते हैं उनके सामने कोई भी इस तरीके की बातचीत ना करे। मतलब वो सब एस्केप लेने लग जाते हैं इस चीज़ से। और जैसे कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि ना बाहर निकलना ही बंद कर देंगे, रिस्क को मिनिमाइज़ करने के लिए, कि बाहर निकलेंगे नहीं, घर के सेफ एनवायरनमेंट में रहेंगे, अगर कुछ हुआ भी तो फ़ौरन से हेल्प मिल जाएगी। इन सब चीज़ों से प्रॉब्लम बढ़ती है और कुछ ठीक होता नहीं है। अब मैं आपको एक केस का एग्जांपल देकर बता रही हूँ।
ये 30 साल की एक मैरिड लेडी है जिसको डेथ की एंजाइटी हो गई। हुआ क्या कि उसकी कज़न उसके घर रहने आई हुई थी और सब कुछ ठीक था। वो 2-3 दिन उसके घर पे रुकी, बिल्कुल सब कुछ सामान्य था, हंसी खुशी जैसे लोग रिश्तेदार आते हैं, मिलते जुलते हैं, सब कुछ। अब वो जा रही थी और रास्ते में एक्सीडेंट हुआ और ड्राइवर और उसकी ही मौत हुई। बाकी उसके जो 2 बच्चे थे वो बिल्कुल सही थे, उनको बच्चों को कुछ नहीं हुआ, केवल ड्राइवर की और उसकी कज़न की डेथ हो गई। अब ये उसके लिए एक ट्रॉमेटिक इवेंट हो गया और जिससे उसके दिमाग में ये थॉट पैटर्न आया कि लाइफ कितनी अनसर्टेन है। अच्छी खासी हंसती खेलती जा रही थी, अभी वो जो 2-3 दिन रह कर गई थी उसके सारे उसको यादें आने लगी हैं बहुत ज़्यादा, वो बहुत ज़्यादा सैड हो गई। और वो ट्रॉमा में से बाहर आती ही, जो सदमा उसको लग गया था उससे बाहर आती ही 1 महीने के बाद ही उनके पड़ोसी अंकल की, जो कि बिल्कुल नॉर्मल थे, ठीक अपने डॉग को घुमाने के लिए जाते थे और नमस्ते होती थी आते जाते, वो पता चला कि वो रात को सोते हुए रह गए। तो उसको ये 2 स्ट्रॉन्ग रेफरेंसेस ऐसे मिले, एक तो उसकी कज़न का और एक पड़ोस के अंकल जो बिल्कुल ठीक ठाक थे और वो रात को सोते हुए रह गए। उसके अंदर पहले से ही वो थॉट चल रहा था कि लाइफ कितनी अनसर्टेन है, यू नेवर नो कि अभी आप हंसते मुस्कुराते खेलते हुए जा रहे हो और फिर आपको अगले पल ही नहीं पता है कि ये आपकी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे हैं। ये थॉट उसके दिमाग में बार बार घूम ही रहा था। उसको कहीं ना कहीं अंदर अंदर रियलाइजेशन हो ही रहा था कि मैं 30 साल की हो गई हूँ, मैं अपने परिवार के साथ इतना टाइम स्पेंड नहीं करती हूँ, क्योंकि वो MBA थी, जॉब करती थी। तो वो उसके दिमाग में कुछ इस तरीके के विचार चल ही रहे थे कि वो पड़ोस के अंकल की मौत ने उसको और ज़्यादा हिला के रख दिया। और अब उसको ये हो गया कि लाइफ तो बड़ी अनसर्टेन है, मतलब आप सो रहे हो और आपको यही नहीं पता है कि आप अगले दिन उठोगे भी। और इस सब में उसके अंदर ओवर थिंकिंग बनती चली गई। उसने इतना इमोशनल वे में उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस किया कि उसको घबराहट सी रहने लगी। वो रात को अगर बेड पर भी जाती तो उसको ये डर सताने लगता कि पता नहीं मैं अगले दिन उठूंगी या नहीं उठूंगी, मैं अपने हस्बैंड का चेहरा देखूंगी, अपने बच्चे को देखूंगी या नहीं देखूंगी। उसके साथ उसकी नींद डिस्टर्ब होने लगी, हर समय घबराहट सी, हार्ट बीट बढ़ी हुई सी रहती थी, एक चिंता, एक डर रहता था उसको। उसका काम भी सफ़र करने लगा, उसकी फैमिली भी सफ़र करने लगी। सब फैमिली मेम्बर ने समझाया कि भाई ऐसी कोई बात ही नहीं है, तुम हेल्दी हो, अभी 30s में हो, अभी किसी तरीके की कोई भी ऐसा रिस्क नहीं है। उसको डॉक्टर के भी ले जाया गया और इतने सारे डॉक्टर्स, उसने अलग अलग तरीके के डॉक्टर्स बदल दिए, एक से सेटिस्फाई नहीं तो दूसरे से नहीं तो तीसरे से, इस तरीके से डॉक्टर शॉपिंग होती रही। इसके बाद ही उसने गूगल पर इतना पढ़ लिया इन सब चीज़ों के बारे में कि अगर हार्ट बीट बढ़ी हुई है, घबराहट हो रही है, नींद नहीं आ रही है तो क्या क्या हो सकता है। और आप जानते हैं कि गूगल पे तो पता नहीं क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है। ये सब चीज़ें, उसकी हालत ख़राब ही हो रही थी। इतने में एक और उसकी ज़िंदगी में न्यूज़ आ गई इस तरीके की, और वो न्यूज़ क्या थी, उसकी दादी जी की कोविड से डेथ हो गई। अब दादी जी की उम्र भी हो ही रही थी और उनको कोविड हो गया, तो अब उनकी मौत हो गई। अब उसको और भी ज़्यादा ये हो गया। उसने यही भी नहीं देखा कि भाई दादी जी की एज थी, अब उनको कोविड हुआ है, नहीं बचा पाए, लेकिन उसको बस वही अनसर्टेनिटी वाला जो डेथ वाला वो था, वो उसका और रीइंफोर्स हो गया और वो और पैनिक हो गई। उसको पैनिक अटैक भी आने लगे। अब नींद भी ख़राब हो गई, पैनिक अटैक भी आ रहे हैं, हर समय दिल घबराया सा रहता है, काम भी नहीं कर पा रही है, सब कुछ जो है ना सफ़र हो गया उसकी लाइफ में, सब कुछ डिस्टर्ब हो गया। तो ये करते जब बहुत सारी डॉक्टर शॉपिंग हो गई और फिर सब डॉक्टर्स बोलते थे कि भाई सारे टेस्ट रिपोर्ट्स नॉर्मल में, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एक काम करो, इनको साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कराओ। तो इस तरीके से वो केस साइकोलॉजिस्ट के पास यानी कि मेरे पास आया। तो अब जब उनसे पूछा गया तो यही रेफरेंस जो मैंने भी आपको बताया, जो इमोशनल रिस्पॉन्स और ओवर थिंकिंग चलती रहती थी, वो यही सब चलता। अब हुआ क्या उसके बाद, समझिए, वो लेडी या फिर कोई और भी जो भी इस डेथ एंजाइटी को सफ़र कर रहा है, वो लोग क्या गलती करते हैं। ये तो मैं आपको जस्ट एक केस का एग्जांपल दे रही हूँ। इस तरीके के तमाम केसेस मेरे पास आते हैं और जिन लोगों को डेथ एंजाइटी होती है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रेफरेंस होकर, और फिर वो गूगल पे इतना ज़्यादा पढ़ लेते हैं, इतने सारे डॉक्टर्स को दिखाते हैं, इतने सारे टेस्ट कराते रहते हैं, लेकिन फिर भी नहीं आता। तो उनके थॉट में क्या गलती होती है, क्यों इतने सारे डॉक्टर्स को ट्राई करने के बाद उनको बाद में साइकोलॉजिस्ट से ही कंसल्ट करना पड़ता है, क्यों अपने थॉट पैटर्न को उन्हें करेक्ट करना होता है, क्यों? क्योंकि जब भी वो कोई रेफरेंस पकड़ते हैं तब उनका जो दिमाग है वो सोचने की कुछ गलतियां करता है। अब देखिए, वो है जनरलाइजेशन। अगर आपका
खुद का भी कोई नियर डेथ एक्सपीरियंस रहा हो या फिर रेफरेंस की वजह से आपके अंदर ये फियर आया हो, तो वहाँ पर क्या होता है, जनरलाइज कर लेते हैं कि भाई ऐसा अगर किसी दूसरे के साथ हुआ है तो हमारे साथ भी हो जाए। फैक्ट्स देखे बिना ही जनरलाइज कर लेते हैं। ये नहीं दिमाग लड़ाते हैं कि अगर किसी दूसरे के साथ ऐसा हुआ है तो वो किसी सर्टेन सर्कमस्टांसेस में हुआ, कुछ कारण रहे उसके, जैसे उसकी कज़न का एक्सीडेंट हो गया था तो भाई एक्सीडेंट हुए तो अब वो ड्राइवर की भी मौत हो गई तो पता ही नहीं चल पाया कि क्या ओवर स्पीडिंग थी या क्या और रीजंस हुए, मतलब एक्चुअल में क्या हुआ होगा उन परिस्थितियों में तो पता ही नहीं, क्योंकि उसकी भी डेथ हो गई और ड्राइवर की भी डेथ हो गई। बच्चे छोटे थे तो वो कुछ बता नहीं सकते कि क्या हुआ, वो पहले ही से सदमे में थे। तो अब उसकी जो एक्सीडेंट से मौत हुई उसके भी कुछ रीज़न, जो पड़ोस के अंकल की डेथ हुई उनके भी कुछ ना कुछ रीजंस रहे होंगे, और जो दादी जी की कोविड से डेथ हुई तो वो भी अलग हो। लेकिन उसने कुछ नहीं सोचा, उसने सीधा सीधा अपने ऊपर जनरलाइज कर लिया। तो जनरलाइजेशन की एक एरर बहुत बड़ी होती है, ये एक डिस्टॉर्टेड वे ऑफ थिंकिंग होती है, मतलब एक सोचने का गलत तरीका। इसी तरीके से कैटास्ट्रॉफिक थिंकिंग होती है हमारी, यानी कि जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल बुरे से बुरा सोच रहे हैं, मतलब लाइकली सिनेरियो नहीं सोच रहे हैं, वर्स्ट केस सिनेरियो सोच रहे हैं। मतलब एक्सीडेंट का मतलब सीधा डेथ है, ठीक है। घबराहट हो रही है तो इसका मतलब सीधा यह है कि अब घबराहट हो रही है, अब हार्ट अटैक हो जाएगा, मौत आ जाएगी। मतलब दिमाग बिल्कुल वर्स्ट से वर्स्ट ही सोच रहा है। तो थिंकिंग बिल्कुल कैटास्ट्रॉफिक हो जाती है, यानी कि ये भी एक सोचने का गलत ही तरीका है, क्योंकि ये एक्सट्रीम फियर आपके अंदर जनरेट करती है। इसी तरीके से व्हाट इफ, अगर ऐसा हो गया तो, अब देखिए ये भी हमारे अंदर इतनी इनसिक्योरिटी, अनसर्टेनिटी को पैदा करता है, क्योंकि लाइफ तो वाकई अनसर्टेन है। यू नेवर नो कि नेक्स्ट पल क्या होगा, लेकिन क्या इतनी अनसर्टेन है कि आपको वाकई अगले पल का भी कोई खबर नहीं है। देखिए अनसर्टेनिटी है, लेकिन ये तो देखिए ना कितनी है, और अगर कुछ होना ही होगा वास्तविकता में तो कोई भी उसका कुछ कर ही नहीं सकता है। लेकिन ये जो व्हाट इफ थिंकिंग पैटर्न है ये भी एक डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पैटर्न है। ये सबके मैंने ऑलरेडी पूरी की पूरी सीरीज़ बना रखी है, जिसको भी अगर इसमें और क्लैरिटी चाहिए तो स्पेशली ये सबके डेडिकेटेड वीडियोस हैं, उनको जाकर आप डिस्टॉर्शन की पूरी सीरीज़ देख लेना। सो व्हाट इफ से जो हमारा थॉट पैटर्न स्टार्ट होता है वो भी एक गलत सोचने का तरीका है। इसी तरीके से फॉर्चून टेलिंग, यानी कि भविष्य के बारे में प्रिडिक्शन करते रहते हैं, वो भी नेगेटिवली, जिसमें कि कोई खास एविडेंस नहीं होता कि ऐसा क्यों हो जाएगा। सो ये भी सोचने का एक गलत तरीका होता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब हमारा थॉट प्रोसेस, यानी कि हमारा सोचने का तरीका, किसी सिचुएशन को मीनिंग देने का तरीका या किसी रेफरेंस को जब आपने सुना उसको इंटरप्रिटेशन करने का जब तरीका आपका गलत हो जाता है, तो आपके दिमाग में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन यहाँ फीड कर रहे हैं, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फीड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली प्रोसेस भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होगी। आउटपुट क्या निकल कर आएगा, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन का आउटपुट आएगा। तो ऑटो सजेशन जो आपका दिमाग दे रहा है आपको, और बार बार थॉट आपके अंदर रिपीट हो रहा है, वो रिपीट क्यों हो रहा है? क्योंकि आप उससे इमोशन अटैच कर रहे हो। क्योंकि सबको पता है कि मरना सबको है, लेकिन फिर भी मरना कोई नहीं चाहता। बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो डेथ को ऐसे एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है जब आना है आ जाए, हमें कोई चिंता नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे ही सोचते हैं। सो अब उसकी वजह से डर बढ़ता रहता है, क्योंकि वो सब कुछ अटैच करे हुए होते हैं, ऐसे मीनिंग निकाल रहे होते हैं कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बाद मेरे फैमिली मेम्बर का, बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे माँ बाप का क्या होगा। सो हर चीज़ से जब आप अटैच करके, बहुत ज़्यादा ओवरली अटैच करके एंड या ओवर रिस्पॉन्सिबल अपने आप को मानकर जब हर चीज़ का मीनिंग निकालेंगे, तो डेफिनेटली आपके अंदर इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा आपको फील होगी। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को लाइटली लेना शुरू करेंगे और इसका डिस्टॉर्टेड मीनिंग निकालने की बजाय एक करेक्ट मीनिंग निकालेंगे, लॉजिकल मीनिंग निकालेंगे कि भाई देखो मरना तो है, लेकिन पॉसिबिलिटी क्या है मेरे मरने की। मतलब अपने थॉट्स को रेशनलाइज करेंगे, थॉट्स को चैलेंज करेंगे, लॉजिकल वे में देखेंगे, इमोशनल वे की बजाय, तब जाकर आपका काम बनेगा। लेकिन ये जो मेजर थिंकिंग एरर्स होती हैं, जब आपको डेथ एंग्जाइटी हो जाती है, तो फिर दिमाग क्या है उसका इमोशनल ही मीनिंग निकालेगा, और जितना इमोशनल मीनिंग निकालेगा उतने आप परेशान होंगे, जैसे उस लेडी के केस में हो रहा है। अब वो केवल 30 साल की थी, किसी तरीके की कोई बीमारी उसको नहीं निकली, सारे इतने वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स ने उसको ग्रीन सिग्नल दे दिया था भाई कि कोई ऐसी टेंशन वाली बात ही नहीं है। घर वाले समझ रहे थे, लेकिन वो सोचने का तरीका नहीं सुधार रही थी। उसको तो ये लग रहा था कि बस ये तो घर वाले हैं तो ऐसे बोलेंगे ही, और कई बार तो उसको ये भी डाउट होता था कि ये जो सारे डॉक्टर्स हैं उसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि जो डॉक्टर्स हैं वो तो इतने रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आपकी जान के साथ क्यों खेलेंगे वो, लेकिन जब कुछ है ही नहीं तो वो झूठ झूठ आपको कैसे डरा दें। तो वो सब उसका जो सोचने का तरीका गलती था, उसकी वजह से वो उसी लूप में फंसे जा रही थी। अब देखिए करना क्या है हमें, सबसे पहले हमें ये समझना है कि इसके क्या क्या ट्रीटमेंट्स होते हैं।
जब हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं तो CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो होती है वो होती है आपके कॉग्निशन पर काम करती है, क्योंकि आपके सोचने समझने की शक्ति का डायरेक्ट कनेक्शन आपके बिहेवियर से होता है। तो किसी भी ट्रेंड थेरेपिस्ट से आपको CBT ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि वो आपके थिंकिंग पैटर्न को करेक्ट करते हैं। जैसे भी मैंने आपको बताया कि मेजर 4 ये थिंकिंग एरर्स होती हैं, तो CBT अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल थेरेपी है जो आपके थिंकिंग पैटर्न को करेक्ट करने में मदद मिलती है। साथ ही साथ ERPA, ये है एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी। ये भी बहुत पावरफुल थेरेपी है आपके सारे फियर एंड फोबियाज को दूर करने के लिए। इसी तरीके से हिप्नोथेरेपी, अगर कोई इंसान अपने कॉन्शियस एफर्ट ना डालना चाहे, क्योंकि CBT और ERP में आपके कॉन्शियस एफर्ट्स लगते हैं, अगर कोई इंसान अपने कॉन्शियस एफर्ट्स ना डालना चाहे और उसको या फियर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ हो, तो उसको हिप्नोथेरेपी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि इसमें एक पर्सन को हिप्नोटाइज करके उसके सबकॉन्शियस से उस फियर को धीरे धीरे कम किया जाता है और वो जो रेफरेंस है उसको डिटैच किया जाता है। उसको लॉजिकल वे में उन सारे जो रेफरेंसेस उसने कलेक्ट किए हैं उन सब को पूरा लॉजिकल वे में एनालाइज करना सिखाया जाता है और एक्सेप्टेंस दिलाई जाती है। तो ये हिप्नोथेरेपी भी इसका एक बहुत ही पावरफुल ट्रीटमेंट है। साथ ही साथ रिलैक्सेशन टेक्निक्स इसमें सिखाई जाती हैं, जिससे कि वो जो एंग्जाइटी आपके अंदर बैठ गई है, क्योंकि जब तक वो इमोशनल रिस्पॉन्स जो एंग्जाइटी के रूप में आ रहा है वो आप रिलैक्स नहीं करेंगे, तब तक आपका लॉजिकल माइंड जो है ना उस चीज़ को, उस इंफॉर्मेशन को अंदर लेगा नहीं। सिर्फ और सिर्फ आपका इमोशनल ब्रेन जो है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, जहाँ से ये फियर के ऑटो सजेशंस आ रहे हैं, वही आपको कंट्रोल करे हुए रखेगा। तो इसके ये 4 मेजर ट्रीटमेंट्स होते हैं। तो अभी मैं आपको यहाँ पर भी, आपको जैसे पता है कि मैं अपने हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ टूल्स देती हूँ जिससे कि आप घर बैठे ही अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, तो डेफिनेटली मैं इस वीडियो में भी दूंगी। तो चलिए सीखते हैं आगे। ये है अपनी थॉट्स को रेशनलाइज करने का। जैसे मैंने भी आपको बताया कि किस तरीके के डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पैटर्न्स होते हैं, तो हम जो है ना अपने थॉट को किस तरीके से एविडेंस बेस कर सकते हैं। जैसे आपके दिमाग में आ रहा है कि मेरी मौत हो जाएगी, ये आपके दिमाग में आ रहा है। चाहे किसी के दिमाग में ऐसा आता है कि मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, मेरी मौत आ जाएगी। किसी के दिमाग में ऐसा आता है एक्सीडेंट हो जाएगा तो मौत आ जाएगी। और कभी कभी तो किसी पर्सन के दिमाग में अपने का नहीं आता, किसी दूसरे का आता है, कि फैमिली मेम्बर का आ जाता है। और कई बार अपने से शुरू होता है और फिर वो दूसरे पर भी आ जाता है। तो अब जैसे ये लेडी थी, इसको तो केवल अपने वाला था कि मेरी डेथ हो जाएगी इसको तो, या लेकिन मेरे पास ऐसे भी केसेस आते हैं जिनको ये लगता है कि मेरे पति की डेथ हो जाएगी, किसी को लगता है मेरे मम्मी पापा की डेथ हो जाएगी। जैसे मुझे एक केस याद है, एक लड़का जो अपने मम्मी पापा को लेके बहुत ही ज़्यादा पॉसेसिव और सेंसिटिव था कुछ कारण की वजह से। सो उसको ये रहता था कि मेरे मम्मी पापा जो है ना डेथ ना हो जाए, सो ना जाए। तो वो क्या करता था, रात रात को उठ कर जाता था अपने मम्मी पापा के रूम में और नाक के पास ऐसे उंगली रख कर देखता था कि उनकी सांस चल रही है या नहीं चल रही है। तो इस तरीके के तमाम और भी एग्जाम्पल्स हैं जिसमें कि या तो खुद की मौत का डर या किसी दूसरे की मौत का डर बैठ जाता है। तो कोई भी प्रॉब्लम हो आपकी, लेकिन इस तरीके से आप अपने थॉट्स को चैलेंज कर सकते हैं, रेशनलाइज कर सकते हैं। समझिए, ये एक वर्कशीट है, आप ऐसे ही अपने कॉपी में बना लीजिए। यहाँ पर पहले लिखिए थॉट टू बी क्वेश्चन। भाई वो थॉट लिख लीजिए जिसको आपको चैलेंज करना है, क्वेश्चन करना है। तो जैसे यही है इसमें कि मरने का डर, मेरी डेथ हो जाएगी। फिर आपको एविडेंसेस इन फेवर ऑफ द थॉट, वो एविडेंसेस लिखने हैं आपको जो उस थॉट को सपोर्ट करते हो कि ये थॉट भाई करेक्ट है। केवल एविडेंसेस, नो इंटरप्रिटेशंस, नो गेसेस, नो असम्पशंस। मुझे लग रहा है से कुछ नहीं होता, सबूत क्या है। वही कोई आपके टेस्ट रिपोर्ट गड़बड़ाए हैं, किसी डॉक्टर ने आपको बोला है कि हाँ आप तो डेथ के रिस्क पर हैं, आपकी एज हो गई है, आपकी हेल्थ क्वालिटी बहुत ख़राब है। मतलब क्या ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से, एविडेंसेस कौन कौन से हैं ऐसे जिसकी वजह से आपको ये लग रहा है। अगर कोई एविडेंसेस होते हैं जो उस थॉट को सपोर्ट कर सकते हो तो आप एक कॉलम में लिखेंगे। दूसरे कॉलम में एविडेंसेस अगेंस्ट द थॉट, वो एविडेंसेस जो इस थॉट को झूठा साबित कर रहे हैं कि भाई आपकी मौत हो जाएगी। जैसे ऐसे में क्या होता है, जब डेथ एंग्जाइटी होती है तो एक्चुअली आपकी बायोलॉजिकल फंक्शनिंग में तो कोई गड़बड़ होती नहीं है, तो आपके सारे पैथोलॉजिकल जो टेस्ट होते हैं वो नॉर्मल आते हैं। और अगर कोई हल्की फुल्की आती भी है तो वो डेथ का कॉज नहीं होती ऐसे, ठीक है, वो बहुत माइनर सी वो होती है और डॉक्टर उसका बता देते हैं कि भाई अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, खाना पीना लाइफस्टाइल सुधारो, ठीक है, लेकिन आपको डेथ का कोई रिस्क नहीं है। और अदरवाइज 99% केसेस में सारे टेस्ट रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आते हैं। तो वो एक एविडेंस हो जाएगा कि भाई हाँ ये तो बिल्कुल मेरी थॉट के अगेंस्ट जा रहा है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, हेल्दी हूँ। डॉक्टर्स ने, इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स का आपके पास जो है ना, जो उनका डायग्नोसिस होने के बाद उनका फाइनल आपके लिए रिव्यू आया है कि भाई आप बिल्कुल हेल्दी हैं, कुछ नहीं है, तो वो भी अपने आप में एक एविडेंस है। आपको किसी तरीके की वैसी कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं, आप महीना 2 महीना 3 महीना से एंग्जाइटी में, तब भी आप नहीं मरे हैं,
तो यानी कि किसी भी तरीके के ऐसे कोई तो चांसेस नहीं है ना जिसके बेसिस पर आपको लग रहा है कि आपकी डेथ हो जाएगी। तो जितने भी एविडेंसेस आप ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट कर सकते हो जो उस थॉट को झूठा साबित कर रहे हो, तो वो आप एक साइड लिख लीजिए। फिर दोनों जो है ना साइड के एविडेंसेस देखने के बाद आप फिर अपना फाइनल नया थॉट यहाँ पर लिखिए। तो जब आप इस तरीके से अपने थॉट को चैलेंज करते हैं, एविडेंस बेस्ड बात करते हैं, तो आपका लॉजिकल माइंड जो है ना वो उस चीज़ को समझना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि जब भी हमारे को किसी भी तरीके की कोई एंग्जाइटी होती है, हम बहुत पैनिक कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर हम अपने इमोशनल साइड से काम ले रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ से लगातार फियर आता है। और जब फियर वो आता है हमारे अंदर, तो हमें लॉजिकली पता भी होता है, सब कुछ पता होता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उस चीज़ के लिए कुछ कर नहीं पा रहे होते हैं, हेल्पलेस फील करते हैं। लेकिन जब हम लॉजिकली बार बार उस थॉट को डिस्प्यूट करते हैं, अपने आप को रिमाइंड कराते हैं बार बार, जब भी वो थॉट आ रहा है तभी आप उसको रिमाइंड करा रहे हो इन एविडेंसेस के बेसिस पर कि आप एकदम फिट एंड फाइन हो। तो क्या होता है कि उस थॉट को आप बार बार डिस्प्यूट कर रहे हो, यानी कि हर बार अपने लॉजिकल डिस्प्यूटेशन से आप उस थॉट को वीक करते जा रहे हो। तो ये एकदम नहीं होगा जादू से कि आपने एक बार ये वर्कशीट भरा और निकाला और एकदम से वो थॉट चला जाएगा, ऐसे एकदम से नहीं होता है। लेकिन जब आप कुछ टाइम तक उसको बार बार इस तरीके से ट्रीट करोगे तो वो हर बार वीक पड़ता चला जाएगा। और इसको करने के साथ साथ आपको डेफिनेटली अपनी उस एंग्जाइटी को सेटल करने के लिए, जैसे मैं हमेशा से बताती हूँ, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन, ये सब तो करना ही है। अपने आप को अफर्म करना है कि आप हेल्दी हैं, तो वो सब चीज़ें तो करनी ही करनी है। लेकिन उसके साथ साथ ये जो डिस्प्यूट करके आप जो अपना फाइनल थॉट बनाएंगे, इसको बार बार जैसे ही वो ऑटोमेटिक थॉट आए तुरंत ये वाला थॉट, ऑटोमेटिक थॉट आए तुरंत ये वाला थॉट, मतलब बार बार उसको रिप्लेस करना है इस तरीके से। फिर इसके बाद और क्या कर सकते हैं आप, एक्सपोजर। मैं आपको कुछ एक्सपोजर टेक्निक्स भी बता देती हूँ इसमें। अब ये जो मैंने आपको एक डिस्प्यूटेशन वो बताया है, इसके अलावा सीबीटी में पूरा के पूरे बहुत सारे डिस्प्यूटेशन टूल्स होते हैं, एक से एक बड़े, जो पूरा आपको कॉग्निटिव ड्रिलिंग कर देते हैं आपके अंदर। लेकिन अब इस वीडियो में सारे बताना पॉसिबल नहीं है, तो मैंने जो ईजी टू यूज़ है आपके घर के लिए वो बता दिया है। अब ऐसे ही मैं आपको कुछ एक्सपोजर के आइडिया भी दे रही हूँ। तो समझिए, आपको डेथ के बारे में, क्योंकि ये रियलिटी ऑफ लाइफ है, इसके बारे में बात करनी है। देखिए, डेथ को ना ऐसे ना रियलिटी को कैसे चैलेंज करेंगे और कैसे आप किसी को झूठा दिलासा देंगे या खुद को झूठा दिलासा कैसे देंगे। तो इस जो रियलिटी के बारे में वो बात कीजिए। आप चाहें तो कोई बुक भी पढ़ सकते हैं, आप किसी स्पिरिचुअल गुरु से बात भी कर सकते हैं, या फिर आप किसी और अपने घर के बड़े से बात कर सकते हैं। इसके बारे में बात कीजिए, इसको अवॉइड मत कीजिए। ये एक ऐसा इवेंट है जो सर्टेन है। कहते हैं ना, डेथ ही एक अल्टीमेट रियलिटी है, बाकी तो सब कुछ बहुत अलग अलग हो सकता है। हो सकता है कोई ज़िंदगी में अमीर बने, कोई गरीब रह जाए, किसी का रंग कैसा हो, किसी का परिवार कैसा हो, किसी की शादी हो, किसी की ना हो, कोई कम पढ़ा लिखा हो, कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, सबका अलग अलग, बहुत कुछ अलग अलग होता है हम सबकी ज़िंदगी में। लेकिन डेथ सबकी होती है, चाहे कोई अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, मोटा हो, कैसा भी हो। डेथ एक अल्टीमेट रियलिटी है सबकी लाइफ की। तो ये रियलिटी है, रियलिटी को चैलेंज नहीं किया जा सकता। सिर्फ वो जो एक फॉल्स थॉट आ रहा है, उस थॉट को चैलेंज किया जा सकता है। ये नहीं कहा जा सकता कि भाई आप अमर रहोगे, आपकी मौत कभी नहीं होगी। तो इस रियलिटी के बारे में खुलकर बात कीजिए। जब आप किसी भी चीज़ के बारे में खुलकर बात करते हैं तो आप एक्सेप्टेंस मोड में आ जाते हैं, आपके अंदर से वो डर कम होता रहता है। क्योंकि अगर आपको इस डर को ख़त्म करना है तो आपको एक्सपोज करना पड़ेगा। क्योंकि मान लीजिए आपको स्विमिंग सीखनी है, तो आप 50 क्या 100 क्या, आप 1000 भी किताब पढ़ लेंगे, आप पानी से दूर रहेंगे तो आप कभी अच्छे तैराक नहीं बन पाएंगे। तो आपको पानी के संपर्क में तो जाना ही पड़ेगा अगर आपको तैराकी सीखनी है। तो इसी तरीके से अगर आपको डर खत्म करना है तो आपको इसके बारे में बात करनी पड़ेगी। बात करिए। इसके बारे में बात करने से कोई आपकी ना एंग्जाइटी बढ़ेगी और ना ही कोई आपको मौत आ जाएगी, ना ही आपके अंदर कोई सिम्टम आ जाएंगे। ऐसे तो फिर सारे थेरेपिस्ट जो सारा दिन डेथ की बीमारियों की बात करते रहते हैं, यानी कि सारे बीमार हो जाने चाहिए थे। सो डेथ के बारे में बात कीजिए। आप देखिए कि जो लोग डेथ के सारे रिचुअल्स कराते हैं वो सब इन्हीं उसमें रहते हैं प्रोसेस में, उनको भी कुछ नहीं होता है। तो खूब खुलकर बात कीजिए, उससे घबराइए मत। आप जो है ना जितना ज़्यादा बात करेंगे उतना ज़्यादा आप इस रियलिटी को अच्छे से समझेंगे और इसको एक्सेप्ट कर पाएंगे। इसी तरीके से आप कहीं पर भी शमशान घाट जाइए, मतलब जिस भी आप धर्म के हैं, शमशान घाट, कब्रिस्तान, आप ग्रेवयार्ड, कहीं पर भी जाइए, वहाँ जाइए और कुछ समय बिताइए। दूर से एक ऑब्जर्वर की भांति देखिए ज़रा कि वहाँ पर ये जो अल्टीमेट ट्रुथ है लाइफ का, कि हर व्यक्ति को एक बार वहाँ आना है। दूर से जाकर देखिए कि नॉर्मली आप देखेंगे कि अब वहाँ पर जो परिजन हैं वो सब
कोई रो रहा है, कोई बात कर रहा है, कोई वहीं पर आपको हंसता हुआ भी दिखाई देगा, सब कुछ। सो अलग 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 लोग बातें कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं। जब आप इस रियलिटी को अपनी आंखों के सामने इस तरीके से देखेंगे, विटनेस करेंगे, जब आप वहाँ जाएंगे जहाँ अल्टीमेटली सबको जाना होता है, तो आप थोड़ा सा हो सकता है कि एक्सपोजर करते वक्त शुरुआत में पैनिक करें, लेकिन धीरे 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 जब आप मल्टीपल टाइम वहाँ पर विजिट करेंगे तो आप धीरे धीरे सहज होने लग जाएंगे, क्योंकि आपका माइंड एक्सेप्टेंस मोड में आ जाएगा। डेथ का क्या कारण बनेगा ये तो कोई नहीं जानता कि आप किस तरीके से मरेंगे, अपनी एज पूरी कर कर मरेंगे, कोई बीमारी का शिकार होंगे, कोई एक्सीडेंट हो गया, क्या होगा, लेकिन डेथ होगी ज़रूर, ये ज़रूर पता है। तो इस चक्कर में नहीं पड़ना है कि अभी मेरी डेथ हो जाएगी, या डेथ का जो ख्याल आया, थॉट आया, उसी के आने से हो जाएगी। जब आप ऐसी जगह जाते हैं, वहाँ जाकर एक्सपोजर करते हैं, कुछ देर बैठते हैं, तो आप अपने जीवन को और आनंद से जीने लगते हैं, क्योंकि आपको समझ में आ जाता है कि अल्टीमेट ट्रूथ है कि हर व्यक्ति को एक ना एक दिन यहाँ पर आना है। उससे पहले जो जीवन ईश्वर के आशीर्वाद से आपको मिला है उसको जीना चाहिए। तो वहाँ पर जब जाएंगे तो आपके अंदर ये जो डेथ का डर है ये काफ़ी सेटल होना शुरू हो जाता है। अगर शुरू में आपको डर लगे तो आप अपने किसी फैमिली मेम्बर, ट्रस्टवर्दी पर्सन जो आपको संभाल सके, उनको लेकर जा सकते हैं, और फिर धीरे धीरे अकेले भी वहाँ पर जाएं। इसी तरीके से आपको उन लोगों से मिलना चाहिए, हॉस्पिटल विजिट भी कर सकते हैं, या उन लोगों से मिलना चाहिए जिनको लगता है कि अब उनके दिन पूरे हो गए हैं। जैसे अगर घर में कोई बड़े बूढ़े हों, आपको लगता है कि उनकी तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब चल रही है और ईश्वर का बुलावा कभी भी आ सकता है, या कोई आपके रिश्तेदार हॉस्पिटल में एडमिट हैं जिनकी हालत बहुत ख़राब है, मतलब कहीं भी अवॉइड नहीं करना है, जाइए, उन लोगों से मिलिए, बात कीजिए और जीवन के बारे में बात कीजिए। जब आप उन लोगों से मिलेंगे, जीवन के बारे में बात करेंगे, या अगर आपको डेथ के बारे में भी बात करनी है तो बिल्कुल नॉर्मल होकर, पैनिक होकर नहीं, ना उनको पैनिक करना है ना खुद पैनिक होना है। जब आप ऐसे लोगों से मिलेंगे तो आपको फिर से एक्सेप्टेंस आएगी कि यस, डेथ जो है वो अल्टीमेट रियलिटी ऑफ लाइफ है। इससे डरना नहीं होता है। जितना भी जीवन हमारे पास होता है बस उसको जीना होता है, क्योंकि डर कर कुछ भी नहीं होता है, केवल जीवन को जीने से ही सब कुछ होता है। जब जब आप इन लोगों को एक्सपोजर करेंगे, मतलब इन लोगों को मिलेंगे आप, तो तब तब आप देखेंगे कि आपके अंदर से वो डर ख़त्म हो रहा है और आप एक्सेप्टेंस मोड में जा रहे हैं। इसी तरीके से आप कोई भी वीडियो जिसमें किसी की डेथ के बारे में दिखाया गया है, या कोई भी ऐसी मूवी जिसमें डेथ का सीन कोई है, उसको आप देखिए। डेथ वर्ड जो है आप पेपर पर लिख लिख कर भी उसको, कि डेथ इज़ अल्टीमेट ट्रुथ, डेथ इज़ अल्टीमेट ट्रुथ, इसको भी आप अपने दिमाग पे जो है ना सेट कर सकते हैं। क्योंकि जितना आपके दिमाग में ये चीज़ सेट हो जाएगी और आपको जो है ना इस चीज़ के लिए एक्सेप्टेंस आ जाएगी, उतना आपका मरने का डर ख़त्म हो जाएगा और आप बेफिक्र होकर ज़िंदगी जिएंगे। तो डेथ से डरना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग जब डरते हैं और वो डेथ वर्ड को कहीं पढ़ना भी नहीं चाहते हैं, डेथ वर्ड अगर कहीं पर लिखा हुआ भी होता है तो उससे भी घबरा जाते हैं, तो हम उनसे बोलते हैं कि डेथ वर्ड को आप लिखो इस तरीके से। तो लिखते लिखते उनके लिए वो सहज हो जाता है। कुछ को डेथ वर्ड लिखवा कर कि भाई अपनी वॉल पर पेस्ट कर लो, तो वो भी आपको रिलीज़ होने में, रिलैक्स होने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इसी तरीके से मेंटल एक्सपोजर, अगर आपको शुरुआत में डर लग रहा है कि आप नहीं जा सकते किसी शमशान या कहीं और ऐसे नहीं मिल सकते हैं, तो आप मेंटल एक्सपोजर भी कर सकते हैं, जिसमें कि आप अपनी आंखों को बंद कर कर, रिलैक्स कर कर अपने आप को जब जस्ट एक विटनेस के रोल में देखें कि आप कहीं पर किसी शमशान में खड़े हैं, या आप अपने घर में ही बैठे हुए हैं और देखिए कि सामने फ्लोर पर आप जो है ना क्या कहते हैं लेटे हुए हैं, आपकी डेथ हो चुकी है, और एक सर्टेन एज, एक सबके दिमाग में एक एज होती है ना, भाई मेरी 70-80 साल तक जी लूँ या इतने साल तक जी लूँ, जो भी आपके दिमाग में एक सेट अपनी एस्टिमेटेड एज हो, वो देखिए कि आपने बहुत अच्छी तरीके से जी ली है। आपके जो है ना परिवार वाले, बच्चे बड़े हो गए, आप सारी जिम्मेदारियों से फ्री हो गए थे और आपने बहुत अच्छी खासी खुशहाल ज़िंदगी जी ली है, और आप अब दुनिया को छोड़कर चले गए। आपका शरीर वहाँ पर लेटा हुआ है और आपके घर वाले, सब कुछ आपके जाने की वजह से डेफिनेटली कोई पर्सन किसी भी उम्र में जाए तो दुखी तो होंगे कि वो दुखी हैं, बट उन सब के चेहरे पर एक सेटिस्फैक्शन भी है कि हाँ आप एक अच्छी ज़िंदगी जी कर जिए हैं। और आप भी ऐसा महसूस कीजिए कि जब आप इसको विटनेस कर रहे हैं तो आपके चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट है कि बढ़िया सी ज़िंदगी जीकर आप इस दुनिया को छोड़कर एक अल्टीमेट सत्य की गोद में जा रहे हैं। तो इस तरीके के मेंटल एक्सपोजर से भी आपको जो है ना बहुत रिलैक्सेशन मिलता है, आपको कामनेस मिलती है, एक्सेप्टेंस आती है। बिकॉज डेथ कब होगी ये तो कोई थेरेपिस्ट बता नहीं सकता, कोई थेरेपिस्ट ये झूठ नहीं बोल सकता कि भैया आपकी डेथ नहीं होगी, लेकिन एक्सेप्टेंस थेरेपिस्ट आपको दिला सकता है। और जिस भी पर्सन को एक्सेप्टेंस आ जाती है कि यस
डेथ अल्टीमेट रियलिटी है, उसको मौत का डर खत्म हो जाता है। वो ज़िंदगी को जीने पर फोकस करता है। जब वो ज़िंदगी को जीने पर फोकस करता है तो उसे इस बात का वो नहीं होता कि वो अगले दिन उठेगा या नहीं उठेगा, या घर से जाएगा या तो फिर वापस नहीं आएगा। उसके दिमाग में इस तरीके के थॉट्स नहीं होते। उसके दिमाग में बस जीवन का आनंद लेने के थॉट्स होते हैं। तो वो फिर प्रेजेंट मोमेंट में रहने लगता है, क्योंकि उसको पता है कि जो है ना, ये सब चीज़ें टेंशन लेने से कुछ भी नहीं होगा, ज़िंदगी जीने से होगा। जब भी आप रेफरेंस को पकड़ें, याद रखिए मेरी एक बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है। जब भी आप किसी की डेथ का रेफरेंस पकड़ें तो उससे रियलाइजेशन मोड में जाएं, ना कि उससे फियर मोड में जाएं। क्योंकि जब आप उससे फियर मोड में चले जाएंगे, रिएक्टिव हो जाएंगे, तो आपका माइंड बहुत ओवर थिंकिंग करेगा और आपको पैनिक करेगा। जब आप रियलाइजेशन मोड में जाएंगे कि लाइफ इज़ सो अनसर्टेन, हमें ज़िंदगी को जीना चाहिए, तो फिर आप अगर अपने काम में हद से ज़्यादा बिजी हैं, परिवार वालों को टाइम नहीं देते हैं, तो आप टाइम देना शुरू कर देंगे। आप अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं देते हैं तो आप अपनी हेल्थ पर ध्यान देंगे। अपने फ़न रिक्रिएशन पर ध्यान नहीं देते हैं तो अपने फ़न पर, अपनी सोशलाइजिंग पर, तरह तरह से लाइफ में बैलेंसिंग कर कर अपने जीवन का आनंद उठाना शुरू कर देंगे। हमेशा किसी की डेथ से रियलाइजेशन मोड में जाइए, ना कि उनकी डेथ से फियर को पकड़ लीजिए। आई होप आपको ये सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा। मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को आपको ज़रूर से शेयर करना है और कमेंट कर कर मुझे भी बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर किसी और टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में वो डाल दीजिएगा। मैं जल्दी से जल्दी वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मेरा तो मिशन ये है आप लोगों की घर बैठे मदद करना।